हेलो एवरीवन, दिस इज़ अनीता। वेलकम बैक टू अवर चैनल नॉलेज नेटवर्क। तो इस चैनल पर हम CSGM यूनिवर्सिटी, जिसे कानपुर यूनिवर्सिटी भी कहते हैं, उसके बीएड सेकंड सेमेस्टर की क्लासेस चल रही हैं, जिसमें हम कवर कर रहे हैं पेपर 1 को, जिसका नाम है पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। इसकी क्लास नंबर आज 12 रहने वाली है। इससे पहले की क्लासेस अगर आपको देखनी है तो क्लासेस का लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज का टॉपिक है हमारा उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि में RCM अप्रोच, RCM विधि। ब्लूम के बाद ये दूसरी बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है जिसका प्रयोग उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने में किया जाता है। इस क्लास के बाद पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस का यूनिट 1 कंप्लीट हो जाएगा। पेडागोजी सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको स्टार्टिंग से पढ़ना और समझना है, इसमें बीच में से कुछ भी समझ में नहीं आएगा। तो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। RCM अप्रोच, RCEM उपागम या RCEM अप्रोच। तो ये RCM उपागम क्या है? ये भी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। जैसा कि ब्लूम टैक्सोनॉमी है, वो भी उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की एक विधि है। RCM विधि एक इंडियन विधि है। BS ब्लूम का जो मेथड है वो अमेरिकन है, लेकिन RCM का जो मेथड है वो इंडियन है, इसलिए यह इंडियन मेथड है। RCM की फुल फॉर्म रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर है, क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर। तो RCM का फुल फॉर्म रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर है, जिसे हिंदी में क्षेत्रीय शिक्षा महाविद्यालय मैसूर कहते हैं। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर वर्तमान में रीजनल इंस्टीट्यूशन ऑफ एजुकेशन मैसूर RIEM नाम से भी प्रसिद्ध है। भारतीय संदर्भ में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा, मतलब RCM ने भारतीय संदर्भ में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा। रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के डॉक्टर दवे ने 1972 में शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की यह भारतीय विधि विकसित की और इसे RCM विधि कहा। तो रीजनल कॉलेज ऑफ एजुकेशन मैसूर के जो डॉक्टर दवे थे, उन्होंने 1972 में RCM विधि प्रस्तुत की थी। इस विधि का आधार BS ब्लूम टैक्सोनॉमी का संज्ञानात्मक पक्ष है। तो RCM विधि का जो आधार है वह BS ब्लूम का जो संज्ञानात्मक या ज्ञानात्मक पक्ष है उसका आधार है। ब्लूम ने जो अपनी विधि जो टैक्सोनॉमी प्रस्तुत की थी, उसमें उन्होंने 3 डोमेन प्रस्तुत किए थे। एक ज्ञानात्मक पक्ष हो गया, दूसरा भावनात्मक पक्ष हो गया, तीसरा क्रियात्मक पक्ष या मनोशारीरिक पक्ष हो गया। RCM विधि में शैक्षिक उद्देश्यों को ज्ञानात्मक पक्ष को 4 भागों में वर्गीकृत किया गया तथा उन 4 भागों में 17 मानसिक क्रियाओं की व्याख्या की गई है। तो जो RCM अप्रोच है उसमें 4 भाग हैं और इनमें 17 मानसिक क्रियाएं, पर इसमें 17 मानसिक क्रियाओं की व्याख्या की गई है। प्रयोग हम शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए करते हैं। उद्देश्य को जब व्यवहारिक रूप में लिखते हैं तो हम एक क्रम से लिखते हैं। पहले ज्ञान का उद्देश्य हो गया, फिर बोध का उद्देश्य हो गया, फिर प्रयोग का हो गया, फिर सृजनात्मकता मतलब क्रिएटिविटी का उद्देश्य हो गया। अगर हम पिरामिड के फॉर्म में देखेंगे तो पहले ज्ञान का उद्देश्य आएगा, मतलब नॉलेज, फिर बोध का उद्देश्य आएगा कॉम्प्रिहेंशन, फिर प्रयोग का उद्देश्य आएगा एप्लीकेशन, फिर सृजनात्मकता का उद्देश्य आएगा यानी क्रिएटिविटी। इस प्रकार शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जाता है। आपके एग्जाम में रीजनल कॉलेज ऑफ मैसूर का फुल फॉर्म पूछ लिया जाता है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट है, आप इसे जरूर ध्यान में रखिएगा। और ये विधि किसके द्वारा दी गई थी? तो डॉक्टर दवे के द्वारा दी गई थी, 1972 में दी गई थी और यह एक इंडियन विधि है, ये भी आप लोग जरूर ध्यान में रखें। अब बढ़ते हैं आगे। RCM में संज्ञानात्मक उद्देश्यों को लिखते हुए उपवर्ग ज्ञान बोध प्रयोग तक तो ब्लूम का अनुकरण किया गया और विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन को संयुक्त रूप से सृजनात्मकता कहा गया। मतलब जो RCM मेथड ने ब्लूम टैक्सोनॉमी का अनुकरण किया है वो ज्ञान बोध प्रयोग तक तो सेम रखा है, लेकिन विश्लेषण, संश्लेषण और मूल्यांकन इन तीनों की जगह पे सृजनात्मकता को रखा है। उन्होंने इन तीनों को एक ही वर्ड कहा है, सृजनात्मकता। ठीक है, तो RCM मेथड में संज्ञानात्मक पक्ष के कितने उपभाग हो गए? 4। एक ज्ञान, बोध, प्रयोग, सृजनात्मकता। अब RCM एक्शन की जो क्रियाएं हैं या जो वर्ब हैं वो कितनी हैं? इन्हीं 4 उपवर्गों की जो मानसिक क्रियाएं हैं वो कितनी हैं? वो 17 हैं। तो इन 4 उपवर्गों की जो मानसिक क्रियाएं प्रस्तुत की है डॉक्टर दवे ने RCM उपागम में, वो 17 हैं। उन्हीं मानसिक क्रियाओं को अब हम समझते हैं। RCM एक्शन वर्ब क्रियाएं। RCEM ने संज्ञानात्मक पक्ष के उद्देश्यों के 4 उपवर्ग ज्ञान, बोध, प्रयोग और सृजनात्मकता को व्यवहारिक रूप में लिखने के लिए कुल 17 मानसिक योग्यताएं निर्धारित की हैं। इनमें है ज्ञान से संबंधित 2 मानसिक योग्यताएं हैं, बोध से संबंधित 7 मानसिक योग्यताएं हैं,
प्रयोग से संबंधित 5 मानसिक योग्यताएं हैं। सृजनात्मकता से संबंधित 3 मानसिक क्रियाएं हैं। इन्हीं मानसिक क्रियाओं का प्रयोग करके शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखा जाता है। तो अब हम इन मानसिक क्रियाओं को समझ लेते हैं। सबसे पहले एक टीचर ज्ञान के उद्देश्य प्राप्त करेगा, फिर बोध के उद्देश्य प्राप्त करेगा, फिर प्रयोग के उद्देश्य प्राप्त करेगा, फिर सृजनात्मकता के उद्देश्य प्राप्त करेगा। तो ज्ञान में पहले बच्चा रटेगा, जो उसे ज्ञान शिक्षा प्रदान कर रहा है उससे बच्चा रटेगा। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव आता है RCM मेथड का, बोध का। अब जो भी बच्चे ने नया ज्ञान रटा है अब उसे वो समझेगा। तीसरा है प्रयोग, बच्चे ने जो भी अभी तक ज्ञान को रटा फिर उसे समझा, अब वह उस ज्ञान का प्रयोग करेगा। सृजनात्मकता में जो बच्चे ने अभी तक ज्ञान को रटा है, समझा है या प्रयोग किया है, अब उसके बारे में बारीकी से चिंतन करेंगे, संश्लेषण करेंगे, मूल्यांकन करेंगे और एक नए ज्ञान का निर्माण करेंगे। तो इस प्रकार RCM मेथड में उद्देश्यों को क्रम रूप से पहले लिखना होता है। अब ज्ञान से संबंधित कुछ मानसिक योग्यताएं दी हुई हैं। प्रत्यास्मरण या प्रत्यभिज्ञान, किसी भी रटी हुई चीज को देखकर समझ लेना, प्रत्यभिज्ञान कर लेना ज्ञान के अंतर्गत आता है। तो ज्ञान में प्रत्यास्मरण मतलब याद करना और प्रत्यभिज्ञान करना मतलब पहचानना। बच्चे कोई भी ज्ञान को याद करते हैं और उसे पहचानते हैं। ये हमारी दोनों क्रियाएं हो जाती हैं, ज्ञान के अंतर्गत आ जाती हैं। अब है बोध। बोध में बच्चे रटी हुई चीज को समझते हैं। तो बच्चे अगर ये क्रियाएं करते हैं, संबंध देखना, वर्गीकरण करना, व्याख्या करना, उदाहरण देना, पुष्टि करना, अंतर करना, सामान्यीकरण करना, तो बच्चे ने बोध का जो उद्देश्य है वो प्राप्त कर लिया है। अब हो गया प्रयोग के उद्देश्य। प्रयोग के उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए बच्चों को ये क्रियाएं करनी होती हैं: तर्क करना, कारण बताना, भविष्यवाणी करना, उपकल्पना बनाना, उपकल्पना स्थापित करना। अगर बच्चे ये क्रियाएं करते हैं तो उन्होंने प्रयोग के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। चौथा है सृजनात्मकता, क्रिएटिविटी। ठीक इसी प्रकार सृजनात्मकता में है, अगर बच्चे ये कार्य करते हैं, ये मानसिक योग्यताएं अपनाते हैं, विश्लेषण करना, संश्लेषण करना, मूल्यांकन करना, तो उन्होंने सृजनात्मकता के उद्देश्य को प्राप्त कर लिया है। तो ये RCM मेथड था, शैक्षिक उद्देश्यों को व्यवहारिक रूप में लिखने की विधि। आई होप आपको RCM मेथड या RCM अप्रोच समझ में आ गया होगा। आज से हमारी यूनिट 1 कंप्लीट हो गई। अब हम नेक्स्ट क्लास में यूनिट 2 को स्टार्ट करेंगे। क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन टेक केयर।